नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी आईएएस एग्जाम में। आज हम आपके लिए लेके आए द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस हिंदी के अंदर। आज की तारीख है 23 मई 2018, बुधवार। मैं हूं करदम रावल। तो देखते हैं, जो हमारा वीडियो कोर्स है वो लॉन्च हो गया है 13 मई 2018 से। तो यहाँ पर हमने जो प्राइस रखी है वो 9,999 रुपीज, लेकिन पहले 2000 एस्पिरेंट्स को ये मिल रहा है 4,999। तो बाद में जो प्राइस है वो हाइक हो जाएगी। तो वेबसाइट पे सारी चीजें आपको मिलेगी, डेमो लेक्चर्स वगैरह, जो पीडीएफ वगैरह है वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलेगी। तो वेबसाइट पर विजिट करना ना भूले, और यहीं से आप चैट विंडो में कोई क्वेरी है तो भी सॉल्व आउट करवा सकते हैं। नंबर्स दिए हैं, कॉल कर सकते हैं और वहां से ही रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो वेबसाइट नोट डाउन कर लीजिए, www.upscisexams.com। तो यहाँ पे हमने जनरल स्टडीज के 8 सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं, जो 350 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं, और उसका टाइम पीरियड रहेगा 250 प्लस आवर, और इसकी जो वैलिडिटी है वो 2019 के मेंस एग्जामिनेशन तक की है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें इतने कम और अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल रही है, तो इट्स अ लाइफ टाइम ऑफर। तो आप देख लीजिए कि क्या क्या चीजें आपको मिलती है, और अगर आपने रजिस्टर करवा लिया है तो अपने दोस्तों को बोलिए कि वो भी इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाए, ताकि वो खुद भी अपने आप को प्रिपेयर कर पाए आने वाले यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए। तो देखते हैं दोस्त को आज का जो रोड मैप रहेगा वो किस तरह से रहेगा। पिछले एडिटोरियल में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, नया सा फन फैक्ट और एक नया क्वेश्चन लेके आया है वो मिलेगा, और उसके बाद दो चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। नीपा वायरस, जिसे NIVB कहा जाता है, तो ये हम देखेंगे कि नई ट्रेंडिंग क्या वायरस निकल के आई है। तो यहाँ पे आगे जाके इसके अंदर मेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जनरल स्टडीज की ये टॉपिक्स हम इस तरह से कवर करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें दी गई है। करंट अफेयर में भी इसको हमने 2 दिन पहले इंक्लूड किया था, लेकिन आज हिंदू ने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा है, तो ये डिस्कसेबल है। उसके बाद द फाइटिंग अपील ऑफ सॉफ्ट पावर। तो आजकल जो इंटरनेशनल रिलेशंस जिस तरह से मार्केट के अंदर चल रहे हैं, जो बायलैटरल रिलेशंस जिस तरह से चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये है कि अब जो नेशंस ज्यादातर है वो एक तरह से सेल्फिश तरह के हो गए हैं, कि एक दूसरों के साथ किस तरह से हमें रिलेशंस रखने हैं। पहले हम प्रिंसिपल्स के मुद्दों के ऊपर स्टैंड लिया करते थे, लेकिन आज हम अपना बेनिफिट देख के कोई भी नेशन की साइड लेते हैं, कोई ग्रुप की साइड लेते हैं। तो यहाँ पे एक डिबेटेबल आर्टिकल आया है हिंदू के अंदर, तो ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस तरह के डिप्लोमेटिक ऐसे वगैरह के अंदर भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इसकी डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के दोनों एनालिसिस करने के बाद अंत में आपको मिलेगी वोकैबुलरीज, जो आपकी राइटिंग स्किल्स को इनहांस करेगी। तो जो पहला आर्टिकल है, हैप्पी मून जैकब ने लिखा है कि भाई पहले का जो जमाना था वहां पे कुछ अलग चीजें थी। पहले हम जब इंडिपेंडेंट हुए थे तब अलग तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन को मैनेज किया करते थे। उसके बाद जैसे जैसे सरकारें फरी, जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ता गया, तो उस तरह से हमने अपनी जो इंटरनेशनल रिलेशन की पॉलिसी जो है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंदर हम पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन बाद में हमने उसको भी छोड़ दिया। शार्क के अंदर हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया, और आज हम एक तरह से सेल्फिश बन गए हैं, कि जहां हमारे साथ बेनिफिट्स, जहां हमारे बेनिफिट्स जुड़े होते हैं, हम उसी नेशन या फिर उसी ग्रुप की साइड लेते हैं। तो ये आर्टिकल डिटेल से डिस्कशन में लेंगे। दूसरा जो आर्टिकल है, कीपिंग ईच अदर ऑन एज, तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो डेमोक्रेसी को लेके यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लाए गए हैं, और इसके अलावा एंग्विश अबाउट द टसल बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी इज मिसप्लेस्ड। तो यहाँ पे जो हमारी जुडिशरी सिस्टम है उसको डेमोक्रेटिकली एनालाइज किया गया है, और उसके बाद उसके जो एग्जीक्यूटिव्स वगैरह है वहाँ पे किस तरह की इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट चाहती है, तो वो जो पुराने मुद्दे थे उसको फिर से रिवाइव किया है। तो यहाँ पे इस तरह के आर्टिकल्स हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, तो अब इस बार इसके ऊपर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं डालेंगे, क्योंकि वहीं पुरानी बातें यहाँ पे रिपीट हो रही है। उसके बाद जो तीसरा आर्टिकल है, नीपा टेस्ट, तो यहाँ पे जो केरला के अंदर नीपा वायरस डिटेक्ट हुआ है लोगों के अंदर, तो कहाँ से आया क्या है, हमने 2 दिन पहले यानी कि 21 मई के जो करंट अफेयर्स है उसके अंदर सारी चीजें आपको बताई थी। तो उनमें से काफी सारी चीजें कॉमन है, तो जिन लोगों ने करंट अफेयर नहीं देखा तो वो भी चीजें यहाँ पे रिपीट होगी। तो आप हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो कर लीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से पहले हमने आपको करंट अफेयर में वो चीज़ बता दी थी। तो इट्स अ इम्पोर्टेंट थिंग फॉर द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे इसके ऊपर डिटेल से डिस्कशन करेंगे।
हेल्थ को रिलेटेड ये टॉपिक हो सकता है, तो ये जनरल स्टडीज 2 में आएगा। फिर यहाँ पे जो है आफ्टर इलेक्शन फोर्थ आर्टिकल जो यहाँ पे है वेनेजुएला की पॉलिटिक्स के बारे में है, जो हमारे लिए कहीं पर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम 100% इग्नोर कर रहे हैं। तो जो पिछले ऑडिट एडिटोरियल के अंदर आपने जो हमने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था राजा राम मोहन रॉय, तो वो कौन से किंग के रिप्रेजेंटेटिव बन के लंदन विजिट पे गए थे, तो उनका नाम है अकबर टू। और जो कोर्ट में गए थे वो थे द किंग विलियम्स 4 की कोर्ट के अंदर गए थे। तो एक हमारे व्यूअर ने आंसर बताया, अंश चौधरी ने, तो वो आंसर गलत था दोस्त। आप थोड़ा सा अपना प्रिपरेशन बढ़ाइए, आप सही थे, लेकिन अकबर टू के लिए वो गए थे, टाइम पीरियड वो नहीं था। आपने जो शाह आलम बताया है वो टाइम पीरियड नहीं था, थोड़ा टाइम पीरियड के ऊपर वर्कआउट कीजिए। उसके बाद आज का जो फन फैक्ट है वो कृष्णदेवराय के ऊपर है। वो एक बहुत ही बड़े किंग थे और जो सक्सेसफुल विजयनगर के एम्परर थे, और उन्होंने रूल किया था 509 से लेके 529 तक। वो तुलवा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे और उसके टाइम पीरियड में काफ़ी फॉरेन कंट्रीज और नियर बाई किंग्स के साथ उनके अच्छे रिलेशंस थे, अच्छे ट्रेड वगैरह थे, और वो आर्ट और लिटरेचर के अंदर बहुत ही दिलचस्पी रखते थे और काफ़ी सारे टेम्पल्स उन्होंने बनवाए थे। उन्होंने काफ़ी सारी लैंग्वेजेस पढ़ी थी, जैसे कि कन्नड़ा, तमिल, संस्कृत और वेरियस फॉरेन लैंग्वेज, क्योंकि उस समय फ्रेंच जो थे वो उन्हीं के आसपास के रीजन में आया जाया करते थे और वहाँ पे फ्रेंच कॉलोनीज थी, और फ्रेंच के साथ कृष्णदेवराय की काफ़ी सारी ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज़ थी। तो उन्होंने फ्रेंच भी सीखी थी, उन्होंने इंग्लिश भी सीखी थी। तो ये सारी लैंग्वेजेस के ऊपर भी उसकी बहुत ही अच्छी कमांड थी। और वो जो अपने पूरा साउथ का जो रीजन है आज का, वहाँ पे वो उनकी डायनेस्टी हुआ करती थी। तो वो उन्होंने जो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग हैं उनके साथ घुलने मिलने के लिए काफ़ी सारी लैंग्वेज सीखी थी, कन्नड़, तमिल, संस्कृत, और इसके अलावा भी वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस भी सीखी थी। एंड he was named as lord of the Kannada empire and king of 3 kings by local people। यहाँ पे राजाओं के राजा, 3 राजाओं के राजा के नाम से भी उनको जाना जाता था, और ये बहुत ही प्रजा प्रेमी राजा हुआ करते थे। उसी तरह से आज एक हिस्टोरिक बेस ही आज कंटिन्यू रखा है, हिस्ट्री के ऊपर फोकस करना। तो हिस्टोरिक बेस एक क्वेश्चन लेके आया है, द रिलीजियन ऑफ अर्ली Vedic Aryans was preliminary of which of these? Bhakti, image worship and yagnas, worship of nature and yagnas, और worship of nature and bhakti। तो इससे पहले जो रिलीजन था वैदिक आर्य वो किससे का पहले था, तो ये आप हमें बताइए। तो ये जैसे कि आप अपने बोला कि टाइम और डेट को आपको कोऑर्डिनेट करके चलना है, तो इसी तरह से इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको टाइम और डेट के कोऑर्डिनेशन से ही मिलेगा, क्योंकि इसी तरह से नॉलेज जो है उसको पॉलिश करने से मार्क्स कन्वर्ज होते हैं। तो शुरू करते हैं डिस्कशन। नीपा वायरस, जो नीपा टेस्ट है वो पता चला है कि भाई केरला के अंदर, इंडिया के अंदर केरला के अंदर काफ़ी लोगों को इससे इन्फेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे इन्फेक्शन किस तरह से कंट्रोल करना है, किसके लिए इसकी जो मेडिसिन है वो किस तरह से वर्कआउट करेगी, तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल के अंदर दी गई है। जो निपा वायरस है इस नियरली इमर्जिंग जूनोसिस, तो यहाँ पे जो ये वायरस है वो एनिमल्स और ह्यूमन दोनों के ऊपर अफेक्ट करता है। और यहाँ ये जो वर्क स्टार्ट हुआ है निपा वायरस, तो ये एक फ्रूट बेट से स्टार्ट हुआ था। तो फ्रूट बेट से किस तरह से होता है, जो चमगादड़ होते हैं वो फ्रूट खाते हैं, तो वो जब फ्लाई करते हैं, तो फ्लाई करने के बाद वो जब अपना ड्यूरिंग द फ्लाइंग जो अपना वेस्ट होता है वो जमीन पे गिराते हैं, तो वो कुछ ना कुछ चीजों के ऊपर गिरता है। तो फिर हुआ यहाँ से स्टार्ट। मलेशिया के अंदर 1998 के अंदर पहली बार देखा गया कंपंग शुंगई निपा नाम के एक विलेज के अंदर ऐसी कुछ घटना हुई कि जिसके ऊपर जो वेस्ट गिरा था वो पिग वगैरह ने खाया। तो पिग ने खाया, तो पिग के जो फार्मिंग कर रहे थे, पिग के फार्मर्स, उनके अंदर ये वायरस आया। फिर ये बढ़ता गया और ये जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उसके ऊपर भी इसकी असर होती है। और ये बैट से शुरू होता है, पिग पे ऊपर आया, पिग से ह्यूमन और ह्यूमन से अलग अलग ह्यूमन के ऊपर और फिर डोमेस्टिक एनिमल्स के ऊपर इसकी इफेक्ट आई। और ये कंटीजियस वायरस है। तो जो निपा वायरस है उसको NIV के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा एक केस सामने आया था 2004 के अंदर बांग्लादेश के अंदर, और इवन वेस्ट बंगाल के अंदर भी ये सामने आया था कि यहाँ पे क्या होता था। वेस्ट बंगाल के अंदर एक चीज सामने आई कि जो
पाम शेप है, यानी कि जहाँ पे ताड़ की खेती हुआ करती थी और वहाँ पे जो अल्कोहल प्रोडक्शन एक्टिविटी कैरी आउट होती थी, तो वहाँ पे उनके वेस्ट गिरे और अल्कोहल के साथ ये चीज़ मिक्स हो गई, तो अल्कोहल पीने वाले लोगों के ऊपर ये फ्रूट बेट्स के द्वारा फैलाया गया निपा वायरस उनको भी अफेक्ट किया। और फिर बाद ह्यूमन टू ह्यूमन इसका जो ट्रांसमिशन है ये बहुत ही जल्दी और बढ़ता गया। तो हॉस्पिटल के अंदर, इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना और डिटेक्ट करना उस टाइम पीरियड के अंदर बहुत ही मुश्किल था। तो सोचने वाली बात यह है कि मलेशिया से ये इंडिया की तरफ आया कैसे। तो हो सकता है कि जो शिप वगैरह की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है और फ्लाइट वगैरह की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, अगर उनमें कहीं देखा जाए कि बैट वगैरह अगर आ जाती है या फिर बैट का कोई वेस्ट आ गया होगा, तो उससे ये मलेशिया से इंडिया के अंदर आई। जैसे कि पिग से अलग अलग डोमेस्टिक एनिमल्स के ऊपर भी आई। तो स्पेसिफिकली अभी तक कोई एक ऐसी स्पेसिफिक वैक्सीनेशन यहाँ पे बनाई नहीं गई है जो ह्यूमन या फिर एनिमल के ऊपर इसकी ट्रीटमेंट की जा सके, लेकिन ये एक बहुत ही इंटेंसिव सपोर्टिव केयर की रिक्वायरमेंट रखता है। क्योंकि ये वायरस के अंदर होता क्या है कि पहले जब ये वायरस इंसान के ऊपर लागू होता है तो उसको बुखार आना शुरू हो जाता है और वो बुखार वहां तक पहुंचता है कि आदमी या फिर ह्यूमन वो कोमा तक चला जाता है, या फिर वो अगर उस बुखार के सामने फाइट अप नहीं कर पाए उस ह्यूमन के व्हाइट ब्लड सेल, तो वो वहां पर डेथ भी उसकी हो सकती है। तो यहाँ पे जो नीपा वायरस है यानी कि एनआईवी, वो कोझिकोड यानी कि केरला के एक जगह पे कोझिकोड, वहां पे 2018 के अंदर इसी साल अभी करंट के न्यूज के अंदर यही चीज है। तो कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को घोषित करना पड़ा कि भाई 10 से भी ज्यादा लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है इसके रीजन से। और यहाँ पे ऐसा कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं था। और ये जो वायरस है वो आरएनए के ऊपर वर्क करता है, यानी कि राइबोन्यूक्लियस एसिड के ऊपर ये वर्क करता है। और इसका जो म्यूटेशन है वो काफी हाई है, यानी कि जो कंटिजेंसी है कि एक इंसान को है तो दूसरे इंसान को बहुत जल्द इसकी इफेक्ट शुरू हो जाती है, यहाँ से ट्रांसमिट होकर दूसरे इंसान के अंदर आ जाता है। तो ये 70% लोग तो जो इससे अफेक्ट होते हैं वो मर ही जाते हैं। और जो सिम्टम्स है वो सिम्टम्स है कि सुस्ती को फील करना, लेजीनेस फील करना, दिमाग के अंदर बुखार का आ जाना और वहां से कोमा स्टेज या फिर डायरेक्टली जो हमारी बॉडी का रिस्टेनिंग पावर है वो कम हो जाना, उसके बाद आदमी मरने की ओर आगे बढ़ता रहता है। तो सर्वाइवल चांसेस यहाँ पे सिर्फ 30% है। और जो इतना टाइम पीरियड हुआ है 1998 में जब ये हुआ था और अब 20 सालों के बाद ये अभी इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है, 70% लोग इसमें मर जाते हैं। तो यहाँ पे इतने टाइम पीरियड में जो रिसर्च सामने आई है वो है इसकी चेन, कि ये किस तरह से वर्क करता है, कि किस तरह से ये ट्रांसमिट होता है ह्यूमन के अंदर। तो अगर समझ लीजिए ए इज अ पर्सन इज बीन अफेक्टेड बाय अ वायरस और इसको सर्व कर रहे हैं डॉक्टर, फिर नर्स और फिर फैमिली मेंबर्स। तो ये जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको सर्व करने वाले लोगों को भी ये वायरस हो जाएगा। फिर समझ लीजिए कि इसके जो क्लोथ्स है वो जो वॉश आउट करते हैं उसको भी ये अफेक्ट होगा, इसको इसकी जो केयर करते हैं उसको ये अफेक्ट होगा। तो ये जो है जो भी इंडिविजुअल इन्फेक्टेड है उसको किसी भी एंगल से उसको सर्व किया गया, उसको वो अगर ठीक से चल नहीं पाता है तो उसको सपोर्ट करके कंधा देके चलाया जाएगा। तो यहाँ पर भी ये छूने से या फिर रेस्पिरेशन से ये कंटीजियस है। तो जो फैमिली केयर गिवर्स है, हॉस्पिटल स्टाफ है, डॉक्टर है, नर्सेज है, वहाँ के सर्वेंट्स है, उसको सबसे ज़्यादा यहाँ पे केयर लेने की ज़रूरत है। तो मास्क वगैरह और जो 100% बॉडी पैकअप करके उनको ट्रीट करना काफ़ी ज़रूरी है। और हर बार जो क्लोथ्स उनके सामने आते हैं सर्व करते समय तो सारी चीज़ें स्टराइल करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि ये वायरस अल्टीमेटली बहुत ही रिस्की है, काफ़ी रिस्की और काफ़ी कंटीजियस है। यहाँ पे जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स निकल के आई है वहां पे ऐसा बोल रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे डेथ को मिले हैं, इसके अलावा जो डेथ के अलावा उनके जो कंटिजेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है लोगों के ऊपर। और जो बैट कॉलोनी है आसपास के एरियाज के ऊपर वहाँ को इन्वेस्टिगेट किया गया है, रिसर्च की गई है कि वहाँ से अगर ये चीज़ निकल के आ रही है तो उस चीज़ को ख़त्म किया जाए। फिर 2007 के अंदर भी जब ये नडिया वेस्ट बंगाल के अंदर हुआ था
तो वहां पर भी हमने जैसे बोला कि लीकर पाम के अंदर ये सारी चीजें देखने को मिली थी कि बैड ड्रॉपिंग हुई थी वहां पे, और जो पाम लीकर्स थे उनको लीकिंग यानी कि अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद उनके ऊपर ये सारी चीजें अफेक्ट कर गई थी, और वो उनमें से कोई भी लोग नहीं बचा था। निपा वायरस से मरने वालों की संख्या उस समय बहुत ज्यादा थी। तो जो क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो यहाँ पे वायरस को सिर्फ डिटेक्ट किया जा सकता है, और कितने परसेंट अफेक्ट हुए हैं वही चीज बताई जा सकती है, और कितने टाइम पीरियड से ये इन्फेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे काफी सारे पेशेंट के अंदर ये सिम्टम्स देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे अभी स्टेजेस डिसाइड नहीं हुए, लेकिन परसेंटेज की मात्रा में बोल सकते हैं कि इतने परसेंट अफेक्ट हुए हैं, और किस तरह से उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, या फिर उनमें से उस वायरस को निकाल के या फिर डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक हमारे पास रोड मैप या फिर वैक्सीन या फिर पाथ नहीं है। लेकिन इट्स लगता है इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, और यहाँ पे थोड़ी सी वर्कआउट करने की जरूरत है। और अभी प्रिकॉशन के अलावा कोई भी हमारे पास ऐसा स्टेप नहीं है कि निपा वायरस यानी कि एनआईवी वायरस से लोगों की जान को बचाया जा सके। तो इस आर्टिकल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन थी, उसके अलावा कोई सुझाव या फिर सॉल्यूशन नहीं थे। तो दूसरा जो आर्टिकल वो है फेडिंग अपील ऑफ द सॉफ्ट पावर। तो यहाँ पे इंडिया जो है वो वर्कआउट करता है रियल पॉलिटिक के ऊपर। तो इंडिया का जो पहले का जो नजरिया था, ट्रेडिशनल था, वो हमारा था नॉर्मेटिव बिहेवियर और प्रिंसिपल्ड पोजीशन। जब भी हम किसी देश की साइड लेते थे कोई भी इश्यू और समस्या के बीच में, तो हम साइड लेते थे एकदम से न्यूट्रल, कि इतनी बातें सही इस पार्टी की है और इतनी बातें सही इस पार्टी की है, और हम एकदम से किसी की साइड नहीं ले लेते थे। और एक हमारा अलग ही एजेंडा हुआ करता था उस टाइम पीरियड में। लेकिन आज की डेट में हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो हो गया है रियल पॉलिटिक। तो यहाँ पे रियल पॉलिटिक का एक स्पेसिफिक मतलब क्या होता है कि भाई हमारा जो बेनिफिट है वो कौन से ग्रुप की साइड लेने में है, उसको डिसाइड करने के बाद हम देखेंगे कि किसकी साइड लेनी है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट को बोल दिया कि भाई हम नहीं चाहते इंडिया कोई रेफ्यूजी का कैपिटल बने। वैसे ही हम सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ पे भी रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं। लोगों को जिंदा रखने के लिए उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करवाने के लिए हम अपने ही लोगों को 100% सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, चाहे वो हेल्थ हो या एजुकेशन हो। काफ़ी अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं। उसके अंदर भी अगर हम अलग अलग देशों से आने वाले रेफ्यूजीज के लिए यहाँ पे पनाह देना शुरू कर देंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आगे बढ़ के। तो रोहिंग्यास को, जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज है ईस्टर्न बॉर्डर से आ रहे हैं, उसको भी हमारी जो बीएसएफ है उसको धकेल के वापस भेज रही है। और यहाँ पे लॉन्ग ट्रेडिशन हमारा क्या था कि भाई कोई भी हमारे देश की तरफ आना चाहता है या फिर पनाह प्राप्त करना चाहता है रेफ्यूजी के तौर के ऊपर, तो अब तक हम सबको आने देते थे और यहाँ पे उनको रेफ्यूजी कैंप वगैरह में और उसके बाद काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके इंडिया के अंदर पनाह देते थे। लेकिन अब इंडिया ये सारी चीज़ें करना नहीं चाहता है। यहाँ पर रियल पॉलिटिक्स का मतलब अगर समझाया जाए तो बोला जा रहा है कि जो इंडिया और इजराइल के जो रिलेशन है उसके ऊपर नज़र डालें कि भाई जो पहले क्या हुआ करता था कि हमारे जो जिन जिन कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस थे और वो अगर कुछ गलत एक्टिविटी करता था तो हम प्रिंसिपल साइड लेते थे, यानी कि जो गलत है वो हम उनको फ्रैंकली बोल देते थे कि ये सारी चीज़ें आपकी गलत है। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है, हम इस तरह से वर्कआउट नहीं करते, हम अपना काम से काम का रिलेशन लगता है। तो यहाँ पे थोड़ी डिस्कशन की गई है कि इजराइल के साथ क्या चीज़ें थी। पहले की जो एनडीए गवर्नमेंट थी यानी कि बीजेपी लेड गवर्नमेंट, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो यहाँ पे उस समय इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर थे अरेल शेरोन, उनकी जब इंडिया की विजिट हुई थी उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब यूपीए गवर्नमेंट थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और तब की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी इजराइल के साथ जो रिलेशंस थे वो बढ़ाए थे। और आज के जो हमारे रिलेशन है एनडीए गवर्नमेंट के, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के, तो वहाँ पर भी रिलेशन के जो लेवल्स है, जो मैथडोलॉजी है एक दूसरे नेशन के साथ ट्रीट करने की, वो एकदम से अलग अलग है। इन 3 फेजेस में अगर आप देखें कि बीजेपी की पहले वाली सरकार 2004 से पहले की, फिर 2004 से 14 की यूपीए की सरकार, और फिर 2014 से एनडीए की सरकार, तो चाहे वो स्पेसिफिकली इजराइल के साथ रिलेशन हो, चाइना के साथ रिलेशन हो, ऑस्ट्रेलिया फिर यूएसए के साथ रिलेशन हो, पहले हम यूएसए के साथ इतने अच्छे रिलेशंस नहीं रखते थे, लेकिन आज कुछ अलग सिनारियो है। पहले हम रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस रखते थे, लेकिन आज जो रशिया है वो एक तरह से पाकिस्तान हो,
और जो मिडल ईस्ट के अंदर जो टेररिज्म है चल रहा है वहाँ के नेशंस को अच्छी तरह से सपोर्ट करता है, लेकिन तो हमारे रिलेशंस वहाँ पे उतने अच्छे नहीं है। तो जो इजराइल के अंदर जो अभी हो रहा है, पैलेस्टीन लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, तेल अवीवी के अंदर जो भी चीजें हो रही है, तो वहां पे इंडिया ने अपना पांव रखना छोड़ दिया है कि भाई वो उनका पर्सनल मैटर है, हम यहाँ पे कोई स्टैंड नहीं लेंगे, कोई कमेंट नहीं करेंगे। इसके अलावा जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, यानी कि एनएएम की जो समिट हुआ करती थी पहले, इंडिया इस ग्रुप के अंदर एक बहुत ही रेप्यूटेड स्थान के ऊपर था और इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी, इसका इंपॉर्टेंस, इसकी प्रेजेंट का इंपॉर्टेंस हुआ करता था। लेकिन 2016 से ऐसा दूसरी बार हुआ है कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नाम की जो समिट हुआ करती थी उसके अंदर विजिट करना छोड़ दिया है। जैसे कि सोवियत यूनियन का जब से पतन हुआ है तब से देखा जाए कि तो भाई नाम को उसके बाद भी हम सपोर्ट करते थे, हर बार वहां पे जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती थी हम वहां सबसे पहले पहुंच जाया करते थे। तो नाम के अंदर हमारा इंटरेस्ट डे बाय डे डिक्रीज होता जा रहा है और हम राइजिंग पावर्स की ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ग्लोबल स्टैंड ले रहे हैं और उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे हम ध्यान में ले रहे हैं जो हमारे बेनिफिट के अंदर है। इवन यूएसए ने हमको डेजिग्नेट किया है मेजर डिफेंस पार्टनर 2016 से कि भाई हमने उनके साथ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट किया है और यहाँ पे जो दोनों साइड्स है उन्होंने डेजिग्नेट किया है मिलिट्री फैसिलिटीज, एक दूसरे को रिफ्यूल भी करेंगे और रिप्लेनिशमेंट भी करेंगे। तो यहाँ पे हमने बेनिफिट्स देखे कि अगर नाम में रहे तो ये सारी चीजें हमारे साथ नहीं हो सकती, तो हमने यूएसए के साथ जो हाथ मिला है उससे यहाँ पे हमें बेनिफिट मिला, तो बेनिफिट बेस हम वर्कआउट करते हैं। अगर 2040 की बात की जाए तो भाई यूएसए ने क्या किया कि यूएसए ने इंडिया से ज्यादा डिफेंस की जो सप्लाई है वो रशिया के साथ की, तो रशिया ने क्या किया, वही सारी चीजें यूएस से जो उन्होंने खरीदी, यूएस से खरीदने के बाद वो सारी चीजें उन्होंने फिर बेची पाकिस्तान को। तो ये हमारे लिए खतरनाक हो गई क्योंकि हमारे नेबरिंग नेशन के पास अगर इतने सारे आर्मामेंट्स आ जाते हैं और वो भी जैसे इंडिया डायरेक्टली यूएसए से खरीदता है तो यूएसए ने पाकिस्तान को खरीदने से मना कर दिया, तो रशिया ने अपना तो लिया लेकिन पाकिस्तान का भी डिफेंस का सामान ज्यादा ले लिया, खुद ले लिया और उसको फिर पाकिस्तान को बेचा। तो इंडिया के लिए खतरनाक हुआ। तो हमारे जो पुतिन के साथ जो रिलेशन थे वो एक इनफॉर्मल समिट के अंदर डिस्कशन हुई थी कि भाई हमारी जो रिलेशन है वो थोड़े से कम हो गए। फिर वो जो इनफॉर्मल समिट हुई थी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी की सोची के अंदर, तो वहां पे डिस्कशन की कि भाई जो भी हो गया ठीक है लेकिन फिर से हाथ मिला लेते हैं और पहले जैसे रिलेशंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज जो इंडिया है वो सार्क और नाम का जो ग्रुप है उस ग्रुप से एक तरह से साइडलाइन होता जा रहा है, क्योंकि हमने पहली कंडीशन हमारी ये रखी है कि नेबरहुड फर्स्ट, आसपास के जो कंट्रीज है उसके साथ रिलेशंस अच्छे बनाने हैं। क्यों? क्योंकि हमारा विजन है हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप करना है, तो बूस्टअप करना है तो पहले तो ट्रेड जरूरी है। तो ट्रेड कब जरूरी होगा भाई, इसका क्या फायदा कि हम अपने आसपास के 15 कंट्रीज में कोई सामान नहीं बेचते लेकिन हमसे 20 कंट्री जो दूरी पर है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर है, उसके साथ हम बहुत ज्यादा अच्छा ट्रेड कर रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि पहले तो आसपास के कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस हो, उस कंट्री के अंदर हमारे एक्सपोर्ट्स हो, और उसका जो दूसरा छोर है, जैसे कि अगर चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस होते हैं तो चाइना के ऊपर हम ट्रेड करेंगे। फिर मंगोलिया के साथ हमें ट्रेड करना है तो चाइना का जो मंगोलिया की बॉर्डर के ऊपर जो पार्ट रहेगा वहां हम अपना सेटअप डालेंगे और वहां से हम मंगोलिया के अंदर भी ट्रेड करेंगे। तो हमारा सामान पहले पहुंचेगा चाइना की उस बॉर्डर तक जहां इंडिया की बॉर्डर होती है और वहां से वही सामान चाइना हमें मंगोलिया वाली बॉर्डर तक पहुंचा देगा और वहां से हम अपना ट्रेड बढ़ाएंगे। तो इसी तरह से हमने अपने आप को सार्क को नाम से दूर कर लिया, क्योंकि हमें हमारी जो इकोनॉमी है उसको बूस्टअप करना है तो ट्रेड के ऊपर वर्कआउट करना है। तभी इस तरह के ही रिलेशंस हमें चाहिए कि जिससे कि हमारी इकोनॉमी ग्रो हो सके, ना कि कोई डायलेमा या फिर डिप्लोमेसी के अंदर इस तरह से उलझा जाए कि नेशनल इंटरेस्ट जो है वो हार्म हो। एकदम से हमें एक फ्लेक्सिबल और जो एक
छोटे बच्चे होते हैं कि मस्ती के मूड में रहते हैं, उस तरह के हमारी जो आइडियोलॉजी और कांस्टेंट रहेंगे वो एकदम से मूडी हो जाएंगे अगर इसी स्ट्रेटेजी से हम चलते रहे कि क्या क्या चीजें हमें डिसाइड करनी है, एकदम से सेल्फिश बन के बोलना है कि हमें ये चाहिए और हमें ये नहीं चाहिए। क्योंकि जो पोस्ट नॉर्मेटिव इंडिया था तब हमने एक नॉन वायलेंस की साइड के ऊपर वर्कआउट किया था, गांधीयन साइकोलॉजी के ऊपर हम वर्क कर रहे थे। लेकिन आज का जो युग है, आज का जो जमाना है, आज की जो इंटरनेशनल कंडीशन है, उस समय के अंदर हम न्यूट्रल साइड नहीं ले सकते, क्योंकि हम हर बार ऐसा ही करेंगे जैसे हम पिछले सालों में किया करते थे। तो इंडिया की जो वैल्यू है वो इंटरनेशनली इंक्रीज भी नहीं होगी और हमारी जो इकोनॉमी है वो भी अच्छी तरह से ग्रो नहीं होगी। तो राइटर का यहाँ पे जो व्यू पॉइंट है सॉफ्ट पावर को लेके वो बहुत ही अच्छा है और ये एक काफी डिस्कसेबल आर्टिकल था और इसके अंदर अलग अलग व्यूज, जैसे जैसे आप इस आर्टिकल को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे तो अपने अपने हिसाब से नए नए व्यूज आप लेके आओगे कि नहीं मुझे ये लगता है, एक लोग को ये लगेगा, एक ग्रुप को वो लगेगा। तो अलग अलग नजरिया इस आर्टिकल से बनेगा लोगों का। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा विजन लेते हो कि वो वाली कंडीशन अच्छी थी या फिर ये सेल्फिशनेस बनना अच्छी बात है कि हम अपनी इकोनॉमी के बारे में सोचेंगे, दूसरे देशों में क्या हो रहा है उसकी प्रॉब्लम्स में हम इंटरफियर नहीं करेंगे। तो ये विजन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सोचते हो। तो ये आर्टिकल के अंदर इतना ही दोस्तों। वोकेबलरीज आप यहाँ से नोट डाउन कीजिए या चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो राइटिंग स्किल इसी तरह से इन्फ्लुएंस होंगी आपकी और अपलिफ्ट होंगी आपकी नॉलेज अगर इस तरह के वर्ड्स आप अपनी नॉर्मल कम्युनिकेशन या फिर राइटिंग्स के अंदर यूज करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने नियर एंड डियर उनके साथ और उनको बोलिए कि वीडियो की चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन उनको प्राप्त हो सके सिर्फ बेल आइकन दबाने के बाद। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।